डियर स्टूडेंट, अब तक हमने द्रव गतिकी में सातत्य समीकरण को पढ़ा और उस पर 2 प्रश्न भी किए। उसमें हमने ये समझा था कि जैसे किरचॉफ के नियम के अनुसार जितनी धारा प्रवेश करती है उतनी धारा बाहर निकलती है, उसी प्रकार से जितनी प्रवाह की दर प्रवेश करती है उतनी प्रवाह की दर बाहर भी निकलती है। अब हम अगला इसका जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है बर्नौली समीकरण। इसको समझेंगे। बर्नौली जैसे सातत्य समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, उसी प्रकार से बर्नौली की जो प्रमेय है तरल गतिकी में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। बर्नौली की प्रमेय आदर्श द्रवों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब ये आदर्श द्रव क्या होता है, उसके कुछ गुण हैं, उसको हम समझे। सबसे पहले जो द्रव है वो असंपीड्य होता है, मतलब कि उसका घनत्व है। जब द्रव बह रहा हो तो उसका घनत्व को हम हर बिंदु पर नियत मान के चलेंगे, इसका मतलब वो आदर्श द्रव है। दूसरा, तरल अश्यान होता है। अश्यान का मतलब यह है जिसमें श्यानता का गुण नहीं हो। श्यानता जो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई घर्षण बल परतों के, हमने कल समझा था कि जो नियत प्रवाह की दर है, धारा रेखीय प्रवाह है, उसके अंदर जो द्रव है वो परतों के रूप में बहता है। अगर परतों के बीच में आपेक्षिक गति हुई तो वहां पर श्यान बल, घर्षण बल आ जाता है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आदर्श द्रव में कोई भी घर्षण बल नहीं लग रहा है, मतलब द्रव कैसा है, अश्यान द्रव है। तरल प्रवाह नियत होना चाहिए, मतलब नियत प्रवाह की दर होनी चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होनी चाहिए। तरल प्रवाह अघूर्णित होता है, घूर्णन नहीं करना चाहिए, कण सिर्फ बहते रहना चाहिए। ट्रांस स्थानांतरण गति होनी चाहिए, घूर्णन गति की नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 गुण होते हैं आदर्श द्रव के लिए, जो आपको याद रखना है। अब आदर्श तरल के प्रवाह में प्रत्येक बिंदु 3 प्रकार की ऊर्जाओं से संबंधित होता है। देखो, जब भी कोई द्रव बहता है तो उसके पास 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। 2 तो हम जानते ही हैं, एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। तीसरे प्रकार की ऊर्जा जो हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा। एक m द्रव्यमान व v आयतन का तरल v वेग से बढ़ता है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², जैसे हम जानते हैं। और यहां हम एक निश्चित आयतन में गतिज ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, मतलब ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी गतिज ऊर्जा अपॉन आयतन, 12mv² अपॉन कैपिटल V। ये v आयतन है, ये v वेग है, m/v घनत्व बन जाएगा 12ρv², एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। उसी प्रकार से स्थिर ऊर्जा को भी हम निकालेंगे। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, और एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा हो जाती है mgh अपॉन v, m/v बन जाएगा ρgh। अब जो तीसरे प्रकार की ऊर्जा है वो है दाब ऊर्जा। क्या कहता है कि दाब की वजह से अगर तरल बह रहा है और पीछे वाला लिक्विड आगे लिक्विड पर दाब आरोपित करता है, तो दाब की वजह से वो विस्थापित होगा। विस्थापित होगा तो किया गया कार्य होगा, और वो कार्य उसमें दाब ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और वो जो कार्य है, किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल कहां से आया, दाब से, तो आ जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, P इंटू ए, ये तो हो गया बल, और विस्थापित हुआ L, और A इंटू एल बन जाएगा आयतन। तो P इंटू वी दाब द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, और एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कहलाएगी दाब ऊर्जा बटा आयतन। PV को अगर मैं V से डिवाइड करूंगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा दाब के बराबर आएगी। अब बर्नौली ने क्या कहा था, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार असमरूप अनुप्रस्थ काट वाली नली से, ये एक अनुप्रस्थ काट असमरूप मतलब कि असमान है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, ऐसे भिन्न भिन्न अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली जो नलिका है, उसमें असंपीड्य अश्यान तरल के नियत प्रवाह के दौरान, मतलब कि आदर्श द्रव जब नियत प्रवाह करता है अनुप्रस्थ असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में, तो बर्नौली ने क्या कहा था कि प्रत्येक बिंदु पर दाब, एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है प्रत्येक बिंदु पर। और इसको अगर हम गणित रूप में लिखें तो P एकांक आयतन की दाब ऊर्जा मतलब कि दाब प्लस ρgh स्थिर ऊर्जा प्लस 12ρv² इज इक्वल टू नियत, प्रत्येक बिंदु पर नियत रहेगा आदर्श द्रव के लिए। तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, किसी एक बिंदु पर P1
प्लस धरातल से ऊंचाई h1 है तो रो जी h1 और इसका वेग जो है हाफ रो v1 स्क्वायर, उसी प्रकार से p2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो बिल्कुल हमने जो पढ़ा था मैकेनिक्स के अंदर कार्य ऊर्जा प्रमेय के कार्य ऊर्जा के अंदर चैप्टर वाले अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई mgh और हाफ mv स्क्वायर का सम समान रहता है, योग समान रहता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 3 ऊर्जा है। वहां हम ऐसा कहते थे कि भाई कहीं पर गति ऊर्जा अगर अधिकतम है तो स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होगी, क्योंकि वहां 2 ही हुआ करती थी, यहाँ पर 3 होती है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जहां दाब अधिक होगा वहां पर गति ऊर्जा न्यूनतम होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर एक और ऊर्जा है। हाँ, अगर किन्हीं बिंदुओं पर इन तीनों में से एक ऊर्जा नियत है, जैसे कि अगर क्षैतिज पर तरल बह रहा है, क्षैतिज पर तरल बहने का मतलब है कि हर एक बिंदु की ऊंचाई समान है, तो एक ऊर्जा नियत हो जाएगी। उस केस में जो 2 ऊर्जा है, दाब और गतिज ऊर्जा का सम कांस्टेंट हो जाएगा। ये कब है? जब क्षैतिज में बहे, जब तरल क्षैतिज रूप से बहता है उस समय पर स्थिर ऊर्जा नियत हो जाएगी। अगर किन्हीं 2 बिंदुओं पर दाब नियत है, उस केस में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम नियत हो जाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं जहां पर स्थिर ऊर्जा अधिकतम होगी वहां गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, और बिल्कुल यहां भी कह सकते हैं जहां दाब अधिकतम होगा वहां गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ये हम कब कहेंगे? जब क्षैतिज रूप में बहे। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी का बार बार इस पर तो हम अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। तो दाब प्लस गति ऊर्जा का योग समान कब होगा? जब हम क्षैतिज रूप से द्रव को बहाएं, उस समय स्थिर ऊर्जा का सम नियत रहता है। और मान लो कहीं पर गतिज ऊर्जा नियत होगी, उस केस में दाब और स्थिर ऊर्जा का सम नियत रहेगा। ये हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब? जब द्रव क्षैतिज रूप में बहे। ठीक है, ये था बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय के अंदर 1-2 चीजें और आती है, उसे भी समझे। जैसे कि हमने यहां लिखा है कि भाई एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा का सम नियत रहता है, वो ये देखो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी स्क्वायर नियत एकांक आयतन की ऊर्जा। मान लो अगर आपसे कहा जाए क्या एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा भी नियत रहती है, तो जरा चेक करें भाई। एकांक आयतन की ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा बटे आयतन। और हमें यहां चाहिए एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो अगर मैं इस समीकरण को E/V को इसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो इस समीकरण में नीचे आयतन है, हमें द्रव्यमान चाहिए, तो इसको अगर मैं घनत्व से विभाजित कर दूं, घनत्व से विभाजित कर दूं तो हमें एकांक आयतन एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा मिल जाएगी। तो इस समीकरण को रो से घनत्व से विभाजित करने पर P/रो, ये दाब है, ये घनत्व है, यहाँ रो से डिवाइड करेंगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, v²/2 और यहाँ GH बन जाएगा, इक्वल टू नियत अपॉन घनत्व। और हम खुद जानते हैं घनत्व को हम नियत मान के चल रहे क्योंकि असंपीड्य द्रव है, तो नियत और नियत को विभाजित करोगे तो नियत ही मिलेगा। तो ये भी हमें नियत मिला, एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा भी नियत मिली। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि एकांक भार की ऊर्जा भी नियत रहे? तो एकांक भार की ऊर्जा क्या होगी? इस समीकरण को G से विभाजित कर दें। अगर मैं इस समीकरण को G से विभाजित करूंगा तो एकांक भार की ऊर्जा मिल जाएगी। इसका मतलब इस समीकरण को G से विभाजित कर देते हैं, तो P/रो जी, v²/2g और h, और G का मान खुद नियत है, तो नियत में नियत से विभाजित करेंगे तो ये भी नियत मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एकांक भार की ऊर्जा भी नियत होती है। और यहां कुछ इनके नाम है, जैसे P/रो जी, इसको बोला जाता है कि दाब शीर्ष, है ना। ये एक्चुअल में लंबाई को, है ना, लंबाई को प्रदर्शित करता है। P/रो जी लंबाई को प्रदर्शित करता है, v²/2g भी लंबाई को प्रदर्शित करता है, और h हाइट है, ये भी लंबाई को प्रदर्शित करता है। इसको दाब शीर्ष कहा जाता है, इसको वेग शीर्ष कहा जाता है, और इसको गुरुत्व शीर्ष कहा जाता है। इनके नाम आपको याद रखना है, ये नाम एम्स में पूछा गया है, P/रो जी। नेक्स्ट, अब इन पर आधारित, बर्नौली पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक नल से पानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से प्रवाहित हो रहा है। नल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। यदि पानी का प्रवाह स्थिर हो तथा संपूर्ण प्रवाह के दौरान दाब नियत हो, यहाँ दाब नियत है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इस जब नल से पानी निकलेगा तो पानी की हर एक बिंदु पर दाब
P0 ही लगेगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के, वायुमंडल के कांटेक्ट में है। तो दाब नियत है, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और दोनों बिंदुओं पर लगा दें तो मान लेते हैं इसको कि ये धरातल, इसको मान लेते हैं धरातल का मतलब हो गया, इसको ग्राउंड लेवल लेके चलते हैं। यहां पर मैं स्थिर ऊर्जा को 0 मान के चल रहा हूं। तो इस बिंदु पर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसमें पूछा है एक्चुअल में यहां क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहां क्षेत्रफल निकालने के लिए बर्नौली समीकरण में कहीं क्षेत्रफल नहीं आता है, क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ आता है अपने पास में सातत्य समीकरण में a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो a1 मालूम है, v1 मालूम है, यहां v2 नहीं मालूम। अगर v2 कहीं से पता चल जाए तो मैं सातत्य समीकरण से इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो v2 ज्ञात करने के लिए मैं यहां पे बर्नौली समीकरण लगा रहा हूं। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर, और रो कांस्टेंट है, इसको उधर भेज सकता हूं। g आ जाएगा आपके पास में 10, h आ जाएगा 0.8 प्लस हाफ v स्क्वायर, यहां पर वेग है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर स्थिर ऊर्जा 0 मान के चल रहे हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल लेके चल रहे हैं, और गति ऊर्जा हाफ v2 स्क्वायर। अब हमें v2 प्राप्त करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो यहां से v2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर v2 मिल चुका है तो सातत्य समीकरण से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और a2 की वैल्यू मिल जाएगी a1 v1 अपॉन v2। a1 v1 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 1.2 मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट, जब किसी पाइप से जुड़े हुए नल को खोला तथा बंद किया जाता है तो जल का दाब क्रमशः दे रखा है। जब नल को बंद करेंगे तो ऑब्वियसली वहां दाब बढ़ जाता है, और जब खोलेंगे तो दाब हम रिलीज कर देते, कम कर देते हैं। तो नल को खोलने पर प्रवाहित होने वाले जल का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे ये नल ले लेते हैं और ये इसका टैप, ठीक है। अब अगर मैं नल को खोलता हूं, बंद करता हूं, तो आपको जब बंद करूंगा तो यहां तो वेग होगा नहीं पानी का, और जैसे खोलूंगा तो यहां पर आपको वेग मिलेगा भी। मतलब दोनों कंडीशन में, खोलने और बंद करने वाली कंडीशन में बिंदु यही है, बस स्थिति अलग अलग है। बिंदु यही है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु भी सेम पॉइंट पर है, तो उसकी स्थिर ऊर्जा नहीं आएगी, सिर्फ दाब आएगा और गति ऊर्जा आएगी। मतलब दाब में परिवर्तन गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि दाब में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको याद रखो तो अच्छी बात है। दाब में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 0.5 गुणा 10 की घात 5 इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में जब हम बंद किया था तब उसका वेग 0 होगा, तो ये वाला वेग 0 है, सीधा हाफ रो पानी है 10 की घात 3 v2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 v2 इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्षैतिज पाइप के अंदर, क्षैतिज पाइप की बात करा, इसका मतलब कि स्थिर ऊर्जा नियत रहेगी। प्रवाहित तेल का दाब 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य में इतने दाब से कम हो जाता है। मतलब कि आपको दाबांतर गिवन है, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये दाबांतर आपको दे रखा है 8 इज इक्वल टू हाफ, तेल प्रवाहित हो रहा है। इन बिंदुओं के मध्य एकांक द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये जो ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तन है, ये गति ऊर्जा में परिवर्तन एकांक आयतन में है। अगर एकांक द्रव्यमान में चाहिए तो पूरे समीकरण को रो से, घनत्व से विभाजित कर दे, डिवाइड बाय रो, यह आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये बन जाएगी एकांक द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और रो का मान हमें दे रखा तेल का 800, तो 8/800 यह आ जाएगा 0.01
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो बर्नौली प्रमेय हमने पढ़ा है कि भाई ऊर्जाओं का जो सम होता है, योग होता है, वो नियत रहता है, और उसका उपयोग कहाँ करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले वेंचुरी मीटर या फिर इसको प्रवाह मीटर भी बोलते हैं, जैसा इसका नाम है प्रवाह मापी। प्रवाह मापी मतलब ये प्रवाह का माप करता है, जब भी कोई द्रव बह रहा है तो उसके प्रवाह का मेजर करता है। वेंचुरी मापी असंपीड़ित तरल, असंपीड़ित तरल मतलब कि जिसका घनत्व नियत हो, या मैं कह सकता हूं आदर्श द्रव के लिए के प्रवाह के वेग को मापने का काम करता है। वेग को भी माप सकता है और प्रवाह दर को भी माप सकता है। ठीक है, और वेंचुरी मापी का डायग्राम ये रहा। इसमें एक खोखली नलिका होती है, इसमें दो प्रकार के भाग होते हैं, एक पतला जिसका क्षेत्रफल कम होता है और एक मोटा जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ये दो प्रकार के भाग होते हैं। ये एक क्षैतिज नलिका होती है, मतलब इसमें द्रव क्षैतिज रूप से प्रवाहित होता है। दैट मीन्स यहां पर स्थितिज ऊर्जा दोनों बिंदुओं पर समान होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों बिंदुओं पर दाबांतर जो होगा, दाबांतर वो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के बराबर होगा, दाबांतर इन दोनों बिंदुओं पर। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या बात है। जब क्षैतिज में प्रवाहित होता है तो हम जानते हैं कि जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वेग कम होगा। किस सिद्धांत के अनुसार? सातत्य समीकरण के अनुसार AV जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब V समानुपाती 1/a। जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां वेग ज्यादा होगा। मतलब कि अगर मैं इस बिंदु को 1 और इस बिंदु को 2 नाम देता हूं तो दो बिंदु पर वेग का मान ज्यादा होगा, और जहां गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पर दाब ऊर्जा न्यूनतम होगी। मतलब यहां जो दाब होगा वो कम होगा और यहां जो दाब होगा वो ज्यादा होगा। दाब ज्यादा होने की वजह से इस नलिका में जो दाब का स्तर होगा वो इस नलिका के दाब के स्तर से या द्रव के स्तर से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां दाब ज्यादा है तो यहां स्तर ज्यादा है, यहां दाब कम है तो यहां स्तर कम है। और दाबांतर हम इस H से प्राप्त करेंगे, तो इन दोनों पॉइंट पर जो दाबांतर है वो इस H से मिलेगा। दाबांतर हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच, द्रव स्तंभ की ऊंचाई रो जी एच, ये दाबांतर हो गया। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू रो जी एच हमें मिल चुकी है, ये रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इन दोनों समीकरण से जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, तो मान लो मैं V1 को निकालता हूं तो V1 की वैल्यू आएगी A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, और जो V2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यहां V1 है तो A2 आया क्योंकि ये दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो V2 है तो क्या आ जाएगा A1 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर वेग का फॉर्मूला। अब देखो A1 और A2 तो नलिका का क्षेत्रफल है जो हम जानते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें क्या ज्ञात करना था, जिस द्रव का प्रवाह हमें ज्ञात करना है उस द्रव का हम क्या काम करते हैं, उसके बीच में नलिका रख देते हैं। जैसे द्रव उसमें से प्रवाहित होगा तो हम इस H को ज्ञात करके यहां रख के V1 V2 ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम प्रवाह दर ज्ञात करना है तो प्रवाह दर का फॉर्मूला क्या होता है, A1 V1 या फिर A2 V2। जब ये वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे तो प्रवाह दर का फॉर्मूला मिलता हमारे पास में A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये प्रवाह दर का हमें फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो प्रवाह मापी का काम है या तो वेग ज्ञात करो या प्रवाह की दर ज्ञात करो। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ध्यान रखना जो दाबांतर होता है वो इस H से प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है, रो जी H से। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम प्रवाह मापी पर। चित्र में प्रदर्शित वेंचुरी मीटर में पानी प्रवाहित हो रहा है। ए तथा वह बी बिंदु जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दे रखा 10 और 6। ए व बी बिंदु के मध्य दाबांतर 2 ATM है, मतलब यहां H नहीं दिया, आपको दाबांतर दे दिया। तो प्रवाहित होने वाले जल की प्रवाह दर ज्ञात कीजिए। प्रवाह दर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था Q इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल दोनों दिए हुए हैं,
एच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हाँ एच के बारे में ये जरूर बता रखा है कि जो दाबांतर है, दाबांतर उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 atm, 2 इंटू 10⁵। ठीक है, अब अगर हमें एच की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करते हैं, हम दाबांतर का मान जानते हैं कि ये रो जी एच के बराबर होता है 2 इंटू 10⁵, और यहाँ 2gh है। मैं एक काम करता हूँ, gh की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूँ, gh इज इक्वल टू रो से विभाजित कर देता हूँ, रो पानी है, पानी का घनत्व 10⁻³ सॉल्व करोगे तो 200 आ जाएगा। अब इस 200 को उठाकर यहां रख देते हैं, a1 10 इंटू 6 अंडर रूट 2 इंटू 200, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो 16 और a माइनस बी करेंगे तो 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये 4 से जाने से 10 और 4 150 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित वेंचुरीमीटर में पानी प्रवाहित हो रहा है, मतलब कि क्षैतिज प्रवाह हो रहा है। एक्स पर पानी की चाल दे रखी है, वाई पर पानी की चाल पूछिए। जब भी हमें चाल ज्ञात करनी हो तो हमारे पास में दो समीकरण है, सातत्य समीकरण से भी चाल ज्ञात कर सकते हैं और बर्नौली से भी चाल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सातत्य समीकरण से चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए, जो कि क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम बर्नौली प्रमेय का यूज कर रहे हैं। और क्षैतिज प्रवाह हो रहा है, इसलिए मैं P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को यूज कर सकता हूं। दाबांतर ज्ञात करने के लिए आपको ये ऊंचाई दे रखी है, तो दाबांतर के लिए मैं रो जी एच लगा देता हूं इक्वल टू हाफ रो, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, जहां क्षेत्रफल कम है वहां चाल ज्यादा होगी, तो वी वाई स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, सारी वैल्यू गिवन है वी वाई को छोड़ के, जी की वैल्यू 10, एच मिलीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हाफ वी वाई ज्ञात करना है, माइनस एक्स पर चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर में कन्वर्ट करते हुए और स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 10⁻⁴। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर भेजे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁴। इसको इधर लेके आए तो ये -4 है और ये -2 है, तो मैं क्या काम करूं, इसको -4 में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो ये ऊपर चला जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1024 प्लस 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ये कैसे आया, ये जो -2 है ये ऊपर जाके 100 बन जाएगा, तो इसको मैं ऊपर जाके 100 बेल देता हूं। 100 इंटू 10.2 करोगे तो 10-20 मिल जाएगा, और जब इधर जाएगा तो ये 4 इसके साथ में जुड़ जाएगा, 10⁻⁴ दोनों में कॉमन आके बाहर आ जाएगा। 1024 इंटू 10⁻⁴, ये वी वाई स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट लेने पर 1024 का अंडर रूट होता है 32 इंटू 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, और अगर सेंटीमीटर बात करें 32 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब तक हमने बर्नौली प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग था वो प्रभाव में भी था, इसको हमने अध्ययन किया। अब हम इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है टॉरिस्टली का बहिस्राव का नियम, इसको समझते हैं। भाई टॉरिस्टली ने बहिस्राव के लिए एक नियम दिया था, उस नियम को पढ़ने से पहले हम ये समझे कि भाई ये है क्या, कि एक बीकर में हमने द्रव भरा हुआ है और उस बीकर में अगर हम एक होल उत्पन्न कर दें तो क्या होगा कि वो होल से जब द्रव बाहर निकलेगा तो प्रक्षेप्य, क्षैतिज प्रक्षेप्य करते हुए नीचे गिरता है, और जो द्रव इस छेद से जब बाहर निकलेगा उस समय जो इसका वेग v है, ये v वेग हमें ज्ञात करना है, और कितनी परास है, कितनी परास प्राप्त करेगा वो ज्ञात करना है। तो टॉरिस्टली ने इस वेग के लिए एक नियम दिया था, वो नियम क्या भी समझेंगे, पहले ध्यान से सुने कि मुझे सबसे पहले ये वेग ज्ञात करना है। अब ये वेग क्या है सुनो, ऊपरी स्तर से h लंबाई नीचे होल करने पर इस होल से जब द्रव प्रवाहित होगा उसका जो v वेग है वो ज्ञात करना। क्षेत्रफल के बारे में यहां क्या कह रखा है कि इसका क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल इस होल की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो वेग इसका उल्टा हो जाएगा। इस होल पर द्रव का वेग
ऊपरी भाग की तुलना में, जैसे ऊपरी भाग का वेग कैसे होगा, जब द्रव प्रवाहित होगा तो ये जो स्तर है वो धीरे 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 नीचे आएगा, तो इस स्तर का जो वेग है इस वेग की तुलना में न्यूनतम होगा, मतलब मैं इसको नगण्य कर सकता हूं। ठीक है, अब मुझे अगर v वेग ज्ञात करना है और मैं बर्नौली प्रमेय लगाऊं तो बर्नौली प्रमेय के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। पहला बिंदु मैं इसको मान लेता हूं और दूसरा बिंदु मैं यहां से मान लेता हूं। ठीक है, और ग्राउंड लेवल, धरातल ग्राउंड लेवल में इसी को पढ़ लेता हूं, मतलब यहां पर गति स्थिर ऊर्जा शून्य मान के चलेंगे। तो दोनों बिंदुओं पर अगर मैं बर्नौली प्रमेय लगाऊं तो बिंदु नंबर 1 पर दाब जो कि डायरेक्टली वायुमंडल के कांटेक्ट में है P0 प्लस स्थितिज ऊर्जा यहां से h ऊंचाई पर है तो रो जी एच प्लस गतिज ऊर्जा हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसका वेग v1 मान लिया है, यहां पर दाब जो डायरेक्टली वायुमंडल के कांटेक्ट में है P0 प्लस स्थितिज ऊर्जा 0 प्लस गतिज ऊर्जा हाफ रो v2 स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी तुलना में इसका वेग नगण्य है, तो मैं इस वेग को नगण्य मान के चलता हूं 0, और P0 से P0 कैंसिल, सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू मिलेगी आपको √2GH। ठीक है, अगर यहाँ का वेग आपको दिया हुआ होता तो यहाँ 0 लेके नहीं चलते या फिर V1 लेके चलते, गति का तीसरा समीकरण आ जाता। अब टॉरिसले ने इस बहिस्राव के लिए क्या नियम दिया था, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु h ऊंचाई तय करने के बाद में वेग प्राप्त करती है √2GH, उसी प्रकार से h ऊंचाई h गहराई पर अगर हम छेद कर दें तो वहां से जो द्रव प्रवाहित होगा उसका वेग स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग की भांति ही होता है। यह टॉरिसले ने इसके बारे में कहा था। अब बात करते हैं आगे की बात कि हमें वेग प्राप्त हो चुका है, क्षैतिज प्रक्षेपण है, क्षैतिज प्रक्षेपण है तो हमें इसकी परास, इसका उड्डयन काल ये ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर उड्डयन काल ज्ञात करूं तो इसको धरातल पर गिरने में कितना समय लगेगा, उड्डयन काल का फॉर्मूला उड्डयन काल इक्वल टू √2h अपॉन जी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी धरातल से इसकी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H पूरे द्रव की स्तर की ऊंचाई है, h यहाँ है तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यह जगह 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी, और परास हो जाएगी क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल। क्षैतिज वेग है इसका √2GH, उड्डयन काल उसका √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है। छिद्र की धरातल से और ऊपरी स्तर से दूरियों का गुणा है ये, h ऊपर वाली दूरी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h नीचे वाली दूरी है, और ये परास प्राप्त हो जाएगी। तो परास हो गया है, उड्डयन काल हो गया है और वेग हो गया है। जब द्रव यहां से निकलेगा आगे की तरफ तो इस बीकर पर पीछे की तरफ प्रतिक्रिया होगी, और वो जो प्रतिक्रिया बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल जो लगेगा F बराबर V dm/dt, और ये हम पढ़ चुके हैं, और इसको अगर और डिटेल में लिखें तो ρAV स्क्वायर, और V की वैल्यू हमें यहां मिल चुकी है √2GH, स्क्वायर के लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और तीसरा अगर इसमें अगर पूछना चाहे तो प्रवाह दर पूछ सकता है, और प्रवाह दर इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू वेग। इसका क्षेत्रफल अगर मैं a मान लेता हूं जो कि भी यहां दिया हुआ नहीं है, उसको v से गुणा करेंगे तो हमें प्रवाह दर मिल जाएगा। तो प्रवाह दर, प्रतिक्रिया बल, परास, उड्डयन काल और वेग, यहां पर प्रश्न बनते हैं। अब दो बातें इसमें और इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम कैलकुलेशन का है, इसलिए इसको आने के चांसेस ज्यादा है। तो देखिए मैं इसमें समझाता हूं क्या है कि अगर मैं एक बीकर लूं और बीकर में हमने द्रव भरा हुआ है कैपिटल H ऊंचाई पर, और ये धरातल है। अब आपसे पूछा था कि यहां होल कहां करें कि मैं अधिकतम परास मिले, तो इसका आंसर है कि अधिकतम परास के लिए
अधिकतम परास के लिए जो छिद्र किया जाता है वो मध्य में किया जाता है। स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। मतलब जो हम होल करेंगे यहां पर वो यहां से स्मॉल h, इसकी वैल्यू मध्य में आएगा कैपिटल H बाई 2 के लिए। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? जो हमें यहां पर परास मिली है ये स्मॉल h पर निर्भर कर रहा है। स्मॉल h की वैल्यू वेरी करेगा तो परास बदलता रहेगा और हमें 2 बार अवकलन करके अधिकतम परास के लिए स्मॉल h की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और स्मॉल h की वैल्यू हम पहले से बता देते हैं कि मध्य में आएगा तब जाके अधिकतम परास मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर, अगर 2 होल कर दिया जाए, इस पर 2 होल कर दिया जाए, एक होल यहां एक होल यहां, इसकी दूरी ऊपर से x है और इसकी दूरी नीचे से y है। इन दोनों छिद्र से समान परास अगर मिलती है, समान परास मिलती है, तो इन दोनों छिद्रों के लिए क्या कंडीशन होती है कि ऊपर वाले छिद्र की ऊपरी स्तर से दूरी x और नीचे वाले छिद्र की धरातल से दूरी y बराबर अगर होती है तो दोनों से परास का मान हमें समान प्राप्त होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब इस पर आधारित प्रश्न, एक बड़े क्षेत्रफल के बेलनाकार पात्र में पानी के शीर्ष से 10 मीटर गहराई पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल का एक छोटा सा छिद्र है। यहां से 10 मीटर यहां पर हमें होल करके इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या पूछा है? छिद्र से प्रारंभिक प्रवाह की चाल v इक्वल टू √2gh 2 इंटू 10 सॉल्व करोगे 10√2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया पहला। दूसरा देखो क्या है, उड्डयन काल t इक्वल टू √2 इंटू हाइट, धरातल से हाइट कितनी होगी? ये 10 है, टोटल 15 है तो ये 5 आ जाएगी। 2 इंटू 5/10 सॉल्व करोगे 1 सेकेंड मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें क्या दे रखा है, क्षैतिज परास इक्वल टू r इक्वल टू 2 दोनों दूरियों का मल्टीप्लाई। ये 10 है ये 5 है, 10 गुणा 5 क्या जाएगा 10√2 मीटर। ठीक है, पात्र पर प्रतिक्रिया बल, पात्र पर जो प्रतिक्रिया बल आएगा F इक्वल टू ρAv²। रो है घनत्व, घनत्व कितना देगा? पानी है 10⁻3। क्षेत्रफल इसका, इस छिद्र का क्षेत्रफल आपको देगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ और वेग का स्क्वायर, यहां से जो द्रव निकला उसका वेग है 10√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 है 5 एक बचा 20 न्यूटन। एंड लास्ट फिफ्थ, प्रवाह की दर Q इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू वेग, क्षेत्रफल 10⁻⁴ और वेग 10√2 तो आ जाएगा ये 10√2 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, या √2 10⁻³ √2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बड़े खुले पात्र की दीवार में 2 छिद्र है, ये एक वर्गाकार छिद्र है और एक ये गोलाकार छिद्र है। और क्या कहा है इसमें, आपको ये ऊंचाई दे रखी है, एक h गहराई पर है, एक 4h गहराई पर है। ठीक है, इसकी भुजा दे रखी है L और इसकी त्रिज्या दे रखी है R और दोनों से छिद्र से प्रति सेकंड समान मात्रा में जल प्रवाहित हो रहा है। समान मात्रा में प्रति सेकंड जल प्रवाहित हो रहा है, दोनों की फ्लो रेट प्रवाह दर समान दे रखी है। अब प्रवाह दर हम जानते हैं A1 V1 और यहां हो जाएगा A2 V2। वैल्यू रखनी, सॉल्व करना तो आपको त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर L² इंटू V1 यहां का वेग √2gh इक्वल टू यहां का क्षेत्रफल πr² और वेग √2g, ऊपर से ऊंचाई होगी 4h। सॉल्व कर लें इसके अंदर तो 2gh कैंसिल, √4 2 हो जाएगा तो L²/2π इक्वल टू r, तो यहां से r², तो r का मान प्राप्त हो जाएगा L/√2π। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रो व 2 घनत्व के 2 अघुलनशील द्रवों को एक पात्र में भरा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
और यहां से एक छिद्र, यहां भी एक छिद्र है, यहां से जो छिद्र से द्रव निकल रहा है उसका वेग v1 है, यहां से जो छिद्र से वेग निकल रहा है v2 है। ठीक है, v1 और v2 का अनुपात याद करो, बहुत ही सिंपल। v1 h/2 ऊंचाई पर है तो इसका वेग तो बहुत ही सिंपल हो गया, v1 = √2gh/2, ये वेग हो गया। अब इस दो बिंदु पर अगर वेग निकालना है तो मैं डायरेक्ट √2g3h/2 नहीं कर सकता क्योंकि घनत्व तो अलग अलग है। तो हम क्या काम करें, यहां पर बर्नौली लगा देते हैं और बी बिंदु पर वेग ज्ञात करने के लिए बर्नौली लगाए हैं तो बर्नौली के दो बिंदु चाहिए, एक बिंदु में ए लेता हूं, एक बिंदु में बी ले लेता हूं और इन दोनों पर बर्नौली अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए बिंदु पर दाब यहां P0 है, P0 प्लस ρgh, P0 प्लस ρgh प्लस ये दाब हो गया। और मैं अगर इसको ग्राउंड लेवल लेता हूं तो यहां से कितनी ऊंचाई पर है, ये h है, ये h/2 है तो ये भी h/2 हो जाएगा। तो घनत्व है 2ρgh/2। वेग इसका नगण्य मान ले 0 = यहां पर दाब P0 प्लस स्थिर ऊर्जा 0 प्लस गति ऊर्जा हाफ 2ρv2²। अब इसको सॉल्व कर ले, P0 से P0 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ρgh 2ρgh = 2 से 2 कैंसिल, ρv2², रो से रो कैंसिल, सो v2 = √2gh और ये आ जाएगा √gh। तो v1 अनुपात v2 = ये मिलेगा 1/√2 आंसर। नेक्स्ट, एक बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, 10 मीटर इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या, ये टंकी की त्रिज्या 1 मीटर है और 10 मीटर ऊंचाई पर के प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है, ये 10 मीटर का ऊंचाई का है और इसमें जो जल भरा हुआ है वो 10 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। ठीक है, इसके छिद्र यहां कर दिया जिसका क्षेत्रफल 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो गणना कीजिए, प्रारंभ में छिद्र से बाहर निकलते जल की चाल, ये v ज्ञात करना है। तो v का फॉर्मूला है हमारे पास में √2gh, h ये वाली ऊंचाई है, 2 × 10 × 10, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, 10√2 मीटर प्रति सेकंड या 14 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा इसमें क्या पूछा है, प्रारंभ में जल की भूमि पर टकराते समय चाल, जब ये टकराएगा उस समय यहां चाल क्या होगी। ये क्षैतिज प्रक्षेपण का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जब क्षैतिज प्रक्षेपण होता है, जब भी क्षैतिज प्रक्षेपण होता है तो इस बिंदु पर यहां पर वेग स्टार्टिंग में u है, क्षैतिज वेग, और जब यहां टकराएगा तो यहां पर वेग u होगा क्षैतिज दिशा में और नीचे वेग प्राप्त होता है √2gh और जो इसकी चाल होगी v = वो हो जाएगा √u² प्लस 2gh। ये हमने क्षैतिज प्रक्षेपण में पढ़ा था, vx² + vy²। यहाँ जो चाल होगी टकराते समय वो होगी vx² प्लस vy²। तो u² + 2gh ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, हमें यहाँ चाल मिल जाएगी। तो v धरातल पर इसका जो चाल हो जाएगी वो √u², u² मतलब प्रारंभिक चाल का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 200 प्लस 2 × g × h, ये आ गया 10, तो 200 प्लस 200 400, 400 का रूट 20 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। बर्नौली प्रमेय के अब जितने भी अनुप्रयोग आएंगे सारे अनुप्रयोग एक ही सिद्धांत पर स्थित है। क्या है वो सिद्धांत, कि जब क्षैतिज प्रवाह हो, चाहे वो द्रव का हो चाहे वो गैस का हो, तो क्षैतिज प्रवाह के लिए हमें एक कंसेप्ट पता है, क्या कि भाई स्थितिज ऊर्जा हर एक बिंदु पर समान होगी, तो सिर्फ और सिर्फ दाब और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है क्षैतिज प्रवाह के लिए। इसी सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली के। और यहां क्या कंसेप्ट है इसका, कि जहां पर क्षेत्रफल अधिक होगा, जहां पर क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पर वेग का मान कम होगा और जहां पर वेग का मान कम होगा वहां पर दाब का मान अधिक होगा। ऐसा क्यों कहा है भाई, ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आ चुका है, क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग के। और यहां देखो गतिज ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब दाब ऊर्जा कम हो रही है, क्योंकि दाब ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बढ़ती है।
ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां दाब का मान कम हो जाएगा क्षैतिज प्रवाह में, और जहां वेग कम होगा वहां दाब का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट आगे सारे आने वाले अनुप्रयोग के अंदर है। बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल है, एक ही अनुप्रयोग ऐसा जिस पर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है मैग्नस प्रवाह, फेंकती हुई गेंद। इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। टेनिस तथा क्रिकेट के खिलाड़ी प्राय अनुभव करते हैं कि जब गेंद स्पिन करते हुए, घुमाते हुए फेंकी जाती है तो ये वायु में एक सरल रेखा पर न चलकर वक्राकार पथ पर चलती है, जिसे गेंद का स्विंग होना बोलते हैं। ठीक है, एक बात समझें कि अगर हम बहुत ऊंचाई से, काफी ऊंचाई से अगर किसी बॉल को, वॉलीबॉल को एकदम स्ट्रेट छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, हल्का फुल्का डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलती हुई नीचे गिरती है। लेकिन अगर उसी बॉल को हम स्पिन करके छोड़ दें तो ये जब नीचे जाएगी तो नीचे जाने के बाद में बिल्कुल वक्राकार पथ पे जाकर नीचे गिरती है। इसका कारण ये वाला कंसेप्ट है। कैसे, इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब घूमती हुई गेंद आगे बढ़ती है तो वायु को पीछे छोड़े गए स्थान को भरती है। जब गेंद घूमती है तो गेंद के साथ गेंद के निकट वाली हवा की परत भी घूमती है। क्या कहने का मतलब, इसको समझो। ये एक गेंद है, इस गेंद को हमने आगे की ओर फेंका है और इस प्रकार से स्पिन कराई है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको ऐसे स्पिन कराई है। तो जब हम ऐसे स्पिन करा रहे हैं, ध्यान से सुनना, सामने से जब ये आगे जा रही है, गेंद आगे जा रही है तो हवा पीछे की तरफ आएगी। हवा जब पीछे की तरफ आ रही है तो हवा का वेग ऊपर भी है और नीचे भी है। लेकिन स्पिन होने की वजह से इस बॉल का ऊपर का वेग पीछे की तरफ है और नीचे का वेग आगे की तरफ है। इस बॉल के वेग की वजह से, इस बॉल के वेग की वजह से ऊपर की परत का वेग यहां सेम दिशा में होने की वजह से बढ़ जाएगा, यहां वेग का मान बढ़ जाएगा। और ये अपोजिट होने की वजह से यहां हवा के वेग का मान कम हो जाएगा। वापस से सुनना, गेंद के ऊपरी और निचले हिस्से के वेग की वजह से जो हवा आ रही है उसमें हवा की परतों का ऊपर वेग समान दिशा में होने की वजह से बढ़ जाएगा और यहाँ विपरीत दिशा में होने की वजह से घट जाएगा। अगर वेग का मान घट रहा है तो यहाँ दाब का मान बढ़ जाएगा, और जहां वेग का मान बढ़ रहा है वहां दाब का मान घट जाएगा। मतलब इस गेंद के ऊपर और नीचे दाब भिन्न भिन्न हो गए, दाबांतर उत्पन्न हो गया, और दाबांतर उत्पन्न होने की वजह से एक बल उत्पन्न होगा, और वो बल की दिशा हमेशा अधिक दाब से निम्न दाब की ओर होगा। अधिक दाब नीचे है, निम्न दाब ऊपर है, तो इस पर ऊपर की ओर एक बल महसूस होगा, जिससे इसका पथ, वेग आगे की ओर है, बल ऊपर की ओर है, कोण 90 डिग्री है, दिशा परिवर्तित करेगा ऊपर की ओर, ऐसे की ओर चलने लग जाएगा। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक समझो। जिस दिशा में स्पिन होती है उसी दिशा में बल लगता है। अगर स्पिन हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो बल ऊपर की तरफ लगेगा, अगर स्पिन में नीचे की तरफ करता तो बल नीचे की तरफ लगता। ठीक है, अतः जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ऊपरी भाग पर वायु का परिणामी वेग बढ़ जाता है और निचले भाग पर कम हो जाता है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार ऊपरी भाग पर निचले भाग की अपेक्षा दाब कम हो जाता है और दाबांतर गेंद पर एक बल लगाता है, जिसके कारण गेंद वृत्ताकार पथ पर चलती है। ये मैग्नेस प्रवाह कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है एरोफॉइल। एरोफॉइल कोई वस्तु नहीं है, एक आकृति होती है, और इस आकृति की वजह से ही दाबांतर उत्पन्न होता है, जिसको हम समझेंगे यहाँ पे। जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, पंखे होते हैं, उस विंग्स का शेप एरोफॉइल शेप का होता है। ठीक है, क्या वो शेप है, वो देखो, ये एरोफॉइल का शेप है। जब हवा पीछे की ओर इसमें ऐसे आएगी तो इस शेप की वजह से इस युक्ति को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके तरल के सापेक्ष गति के कारण तरल बहने की दिशा के लंबवत एक बल उत्पन्न कर सके। इसका आकार इस प्रकार से बनाया जाता है कि जब तरल इसमें तरल के सापेक्ष बहता है, मतलब एरोफॉइल का शेप आगे की ओर जाएगा, हवा पीछे की ओर जाएगी, तो यहाँ दाबांतर उत्पन्न होगा। दाबांतर उत्पन्न होने की वजह से बल लगता है, लंबवत बल। चित्रानुसार एरोफॉइल का आकार इस प्रकार होता है कि ऊपरी भाग पर तरल निचले भाग की अपेक्षा तेजी से बहे। मतलब यहाँ वेग का मान ज्यादा होगा, यहाँ वेग का मान कम होगा। यहाँ वेग का मान ज्यादा होगा तो दाब का मान कम हो जाएगा, और यहाँ वेग का मान कम होगा, दाब का मान बढ़ जाएगा। दाब का मान बढ़ जाएगा, ऊपर वाले से दाबांतर उत्पन्न हुआ, बल उत्पन्न हुआ, बल लगेगा ऊपर की ओर, और हमें इस एरोप्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलता है, ऊपर की तरफ एक बल मिलता है।
निचले भाग की अपेक्षा तेजी से बहे, अतः धारा रेखा नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर पास पास होती है क्योंकि वेग का मान यहाँ ज्यादा है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार ऊपर का दाब कम हो जाता है और नीचे का दाब बढ़ जाता है। इस प्रकार परिणामी बल बहने की दिशा के लंबवत लगता है। यही वह बल है जो कि हवाई जहाज को ऊपर उठने में मदद करता है और इस बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। बर्नौली प्रमेय का उपयोग करने पर एरोफॉइल की ऊपरी तथा निचली सतह पर जो दाब है भाई क्षैतिज दिशा, ये क्षैतिज स्थिर ऊर्जा तो लमसम समान रहती है विंग्स के ऊपर और नीचे, सिर्फ ये हम दाब और गति ऊर्जा का सम यहाँ पर इक्वल करना है। दाबांतर हो जाएगा हाफ रो, रो मतलब जो तरल बह रहा है, तरल बहने वाला हवा है, रो एयर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल, ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल, बल हो जाएगा दाबांतर इंटू क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ रो, इसको ए से गुणा कर देंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ए वो क्षेत्रफल है जहां पर बल लगता है, मतलब पंखे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिस पर बल लग रहा है। अब इस बल का मान, इस बल का आवश्यक मान, न्यूनतम मान कह सकते हो, न्यूनतम मान mg के बराबर होना चाहिए। अगर ये बल का मान mg के बराबर या से ज्यादा तभी तो लिफ्ट कर पाएगा, तो ध्यान रखना इस बल का न्यूनतम मान mg के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, कणित्र स्प्रे, जो हम स्प्रे यूज करते हैं उसमें भी बर्नौली का सिद्धांत है। स्प्रे का डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। ये एक बीकर है जिसमें हमने इत्र भरा हुआ है, इससे एक ऊर्ध्वाधर नलिका है, ये नलिका रही, और ये क्षैतिज नलिका है, ऊर्ध्वाधर नलिका है। यहाँ एक रबर बल्ब होता है जिसको हम प्रेस करते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे इसको प्रेस करोगे, दबाओगे तो हवा आगे की ओर बहेगी, और जैसे हवा आगे की ओर बहेगी तो यहाँ हवा का वेग ज्यादा है तो यहाँ दाब का मान कम होगा, और यहां दाब का मान इसकी तुलना में ज्यादा होगा, मतलब यहां दाब का मान ऊपर वाली की तुलना में ज्यादा होगा। तो दाब ज्यादा होने की वजह से जो बल लगेगा, जिससे हवा ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। मतलब कहने का, इसमें लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होने लगेगा, अंदर चढ़ने लगेगा, और जैसे लिक्विड अंदर चढ़ने लगेगा और यहां से हवा आ रही है तो लिक्विड चढ़ता हुआ इस हवा से मिक्स होता हुआ आगे की ओर जाएगा और हमें ठंडी ठंडी बूंदें मिलती है। ठीक है, वापस से सुनना, जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा ये हवा आगे की ओर जाएगी तो यहां दाब का मान कम हो जाएगा, किसकी तुलना में, अंदर वाले की तुलना में। तो बल लगेगा ऊपर की तरफ, जिससे ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट करेगा। जैसे लिक्विड इस नलिका में चढ़ के ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट करेगा, आने वाली हवा से मिलके ठंडी ठंडी बूंदों के रूप में हमें स्प्रे मिलता है। इसको हमने यहाँ बताया गया है। यह एक प्रकार का यंत्र है जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों के रूप में छिड़कने में काम आता है। द्रव की छोटी छोटी बूंदें, इसमें एक ऊर्ध्वाधर नली होती है जिसका निचला हिस्सा जार में भरे उस द्रव में डूबा रहता है जिसका छिड़काव करना है, जबकि ऊपरी सिरा एक क्षैतिज नली, एक सिरे पर रबर बल्ब लगा होता है, दूसरे सिरे पर एक बारीक छिद्र होता है, इसे जुड़ा हुआ होगा। जब रबर बल्ब को दबाया जाता है तो वायु क्षैतिज नली में बहुत अधिक वेग से प्रवाहित होती है। दाब बर्नौली प्रमेय के अनुसार कम हो जाता है, अतः द्रव, यहां दाब कम हो जाएगा तो द्रव इसमें ऊपर चढ़ता है और क्षैतिज नली की वायु से मिल जाता है, जिसके कारण नली में बहुत अधिक उथल पुथल होती है और द्रव सकड़े मुंह से कणों के रूप में निकल जाता है। जो यहाँ द्रव ऊपर चढ़ेगा, यहाँ दाब कम होने की वजह से पूर्ति करता है, तो ये द्रव ऊपर चढ़ेगा, यहाँ जो बूंदे, हवा की बूंदे, हवा जो आ रही है उसमें मिलके बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। कणित्र का घरेलू और व्यावसायिक उपयोग बहुतायत से होता है, जैसा कि स्प्रेइंग, पेंटिंग करने में, और इत्र, परफ्यूम की बोतलों के में, और डिओड्रेंट इत्यादि में। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, डिओ के अंदर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर पिंग पोंग गेंद की गति। पिंग पोंग गेंद क्या होता है कि कई बार हमने देखा होगा कि फव्वारे पर अगर हम एक हल्की सी बॉल रखते हैं तो वो बॉल उस फव्वारे में ही कूदती रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो जैसे ही फव्वारा हम चालू करेंगे, उसमें गेंद रखते हैं तो क्या होगा, अंदर जो प्रवाह का वेग है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में, बाहर की तुलना में। तो अंदर दाब का मान बाहर की तुलना में कम हो जाता है। अब गेंद जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती, बाहर दाब ज्यादा, तो बाहर से अधिक दाब से कम दाब की ओर बल लगता है, जो उस बॉल को, गेंद को बाहर जाने नहीं देता, वापस अंदर लेके आ जाता है। तो गेंद कभी बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि बाहर दाब ज्यादा है, अंदर दाब कम है, तो बाहर से कंटिन्यूसली बल लगता रहता है, जिससे गेंद अंदर ही घूमती रहती है, जिसे पिंग पोंग गेंद कहते हैं। जब एक पिंग पोंग गेंद को किसी फव्वारे की ऊर्ध्वाधर धारा पर स्थित किया जाता है तो यह नोजल, मतलब यहां से जो फव्वारा निकल रहा है,
के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और इसकी अक्ष के अनुदिश से घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है टॉर्क की वजह से। इसका कारण यह है कि ये जब पानी की धारा फव्वारे से निकलती है तो उसका वेग बहुत अधिक व दाब बहुत कम होता है, इसलिए जब भी गेंद बाहर निकलने की ओर जाना चाहती है तो बाहरी दाब, वायुमंडलीय दाब, उसे वापस धारा पर अंदर निम्न दाब क्षेत्र की ओर धकेल देता है। ठीक है, अतः गेंद स्थायी साम्यावस्था में फव्वारे पर बनी रहती है। ये पिंग पोंग गेंद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इसके अंदर आंधी में टिन की छत का उड़ना। जो टिन की छत बनी होती है आंधी में क्यों उड़ती है, जबकि आंधी बाहर जब आती है तो इस प्रकार से हमें लगता है कि हवा की वजह से वो टूट जाना चाहिए, जबकि वो उड़ जाती है। कारण क्या है, जब हवा तेज चलती है तो यहाँ वेग का मान ज्यादा होता है, इसलिए दाब का मान कम हो जाता है। अंदर वायुमंडलीय दाब है, मतलब वायुमंडलीय दाब अंदर ज्यादा है, मतलब पी नॉट की वैल्यू बाहर के दाब से ज्यादा है। तो अंदर दाब ज्यादा है, बाहर दाब कम है, तो बल लगेगा अधिक दाब से कम दाब की ओर, बल बाहर के महसूस होता है और जिससे ये टिन उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें तेज गति से चलती रेलगाड़ी का आकर्षण बल। जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बहुत तीव्र गति से आती है तो आपने देखा होगा उसके आसपास के जो डस्ट पार्टिकल है, कचरा है, कुरकुरे का पैकेट हो गया, स्ट्रॉ होगा, वो दूर नहीं जाकर ट्रेन से पास में आते हैं। उसका कारण भी यही है, जैसे कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर पटरियों के पास में खड़ा हूं, ट्रेन जब यहां से आती है तो मेरे सामने वाली हवा का वेग ज्यादा है पीछे वाले की तुलना में, तो यहां दाब का मान कम हो जाता है। किसकी तुलना में? पीछे वाली हवा की तुलना में। तो बाहर पीछे दाब का मान ज्यादा है, आगे दाब का मान कम है और बल महसूस होगा अधिक दाब से कम दाब की ओर, इस प्रकार से। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जब ट्रेन आती है तो हम पे ट्रेन की तरफ आकर्षण प्रकार का एक बल महसूस होता है। तो हमारा वेट तो इतना ज्यादा होता है कि हम उसको रजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुरकुरे का पैकेट और कचरा, डस्ट पार्टिकल्स, स्ट्रॉ है ना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, ये हल्के होते हैं तो ये रजिस्ट नहीं कर पाती, वे ट्रेन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। अब इन पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ये आपको वायुयान का द्रव्यमान दे रखा है और इसके पंखों का क्षेत्रफल दे रखा है। वायुयान का द्रव्यमान और पंखों का क्षेत्रफल, ये m और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, कुछ ऊंचाई पर एक क्षैतिज तल में उड़ रहा है, ये क्षैतिज तल में उड़ रहा है। ठीक, इनके पंखों के ऊपरी तथा निचली सिरे के मध्य दाबांतर का मान ज्ञात किलो पास्कल में होगा, मतलब इसके ऊपरी तथा निचले सिरे पर दाबांतर ज्ञात करना है। जब ये उड़ रहा है तो दाबांतर की वजह से जो इसको लिफ्ट फोर्स, उठाव वाला बल मिलेगा, ये किसको प्रतिसंतुलित कर रहा होगा? mg को। मतलब कि जो लिफ्ट फोर्स है ये mg को प्रतिसंतुलित कर रहा है। और ये लिफ्ट फोर्स मिला कहां से? दाबांतर से मिला है इसको। और दाबांतर से किससे मिला है? वो वेग में अंतर होने की वजह से। लेकिन फिलहाल हमें दाबांतर चाहिए, तो डेल्टा p इक्वल हो जाएगा mg बाई a। सारी वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁴ अप इंटू 10 अपॉन क्षेत्रफल 250। ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/5.2, 2 × 10⁻3 मतलब कि 2 किलो पास्कल। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वायुयान की पंखुड़ी के निम्न तथा उच्च पृष्ठ पर वायु के प्रवाह की चाल क्रमशः v तथा 2v दे रखा है, मतलब कि दोनों सिरों की चाल दे रखी है, घनत्व दे रखा है वायु का, वृत्तीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, पंखुड़ी पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, डायनेमिक लिफ्ट की वैल्यू पूछी इसने। ठीक है, वो हम जानते हैं दाबांतर से उत्पन्न होता है और दाबांतर आता है हाफ रो v2² माइनस v1² इंटू एरिया से। सारी वैल्यू गिवन है, हाफ रो v2² ज्यादा से कम का तो 4v² माइनस v² इंटू एरिया। सॉल्व करोगे तो 3/2 रो a v²।